बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। उस दिन मैं स्कूल से जब घर वापस आई तो अम्मा मुझे पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं परेशान हो गई। अम्मा न जाने कहाँ है। दादी से पूछा तो वो गुस्से में आ गई। होगी कल मुही अपने कमरे में। हमारे सीने पर मूंग दलने के लिए ये इस घर में रह रही है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। शौहर इसका मर गया है, अब इस घर से दफा हो जाए। यहाँ पर क्या ढूंढ रही है। दादी की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। दादी हर वक्त ही अम्मा पर गुस्सा करती रहती थी। जरा जरा सी बात पर वो अम्मा को डांटती और अम्मा भी आंसू पीती रह जाती थी। मैंने कभी भी अम्मा को दादी को पलटकर जवाब देते हुए नहीं देखा था, मगर न जाने क्यों दादी इसके बावजूद भी अम्मा से खुश नहीं रहती थी। जबकि अम्मा के मुकाबले में मेरी दोनों चाचियां दादी के साथ जबान दराजी भी करती थी। दादी का कोई काम भी नहीं करती थी। दादी जब भी उन्हें किसी काम के लिए बुलाती तो वो साफ इनकार कर दिया करती थी। दादी मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर रह जाती थी और मैं हमेशा सोचती कि दादी के लिए अम्मी को डांटना कितना आसान है। शायद इसकी वजह ये थी कि अम्मी का साथ देने वाला, उनके हक में बोलने वाला कोई भी नहीं था। अब्बा का मेरी पैदाइश के 2 साल बाद ही इंतकाल हो गया था। जब तक अब्बा जिंदा थे तब तक घर के हालात भी अच्छे थे और दादी भी अम्मी के साथ अच्छे से पेश आती थी। दादी अभी भी मुझसे तो प्यार करती थी, मगर वैसे लाड नहीं उठाती थी जैसे मेरे दोनों चाचुओं के बच्चों के उठाती थी। उस वक्त मुझे अपना वो दोस्त भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था जो मेरे साथ हर वक्त खेलता था। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से वक्त गुजारता था, मेरे लिए तरह तरह की चीज़ें लेकर आता था। मुझे तो अम्मी पैसे भी नहीं देती थी, उनके पास पैसे होते ही नहीं थे। जब भी मैं उनसे मांगती तो वो कहती कि अपनी दादी से बोलो, जबकि दादी भी ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती थी। मैं अकेली जान, 100 बखेड़े हैं मेरे पास कहाँ से आए पैसे जो मैं हर रोज़ तुम्हारे हाथ पर रखूं। मेरे पास नहीं है, जाके अपनी माँ से कहो। और यूँ मैं मुंह बसोड़ते हुए वापस आ जाती थी। जब मैं स्कूल जाती तो रास्ते में मेरा दोस्त खड़ा होता था। वो मुझे ना सिर्फ पैसे देता बल्कि खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें भी देता था। घर में भी जब मैं आती तो वो मेरे साथ खेलने के लिए आ जाता, क्योंकि मेरी दोनों चाचू की बेटियां और बेटे मेरे साथ खेलते नहीं थे। मुझे देखकर वो नाक भूं चढ़ाते थे। मैं उनसे कहती कि मैं तुम्हारे साथ खेल में शरीक होना चाहती हूँ, मगर वो मुझे बुरी तरह से धुतकार देते, कहते कि हम गरीब और यतीम लोगों को अपने साथ नहीं खिलाते। उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती थी। अम्मा से पूछती कि यतीम का क्या मतलब है तो अम्मा आंसू पीती रह जाती, मगर मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। आज तो मुझे मेरा दोस्त भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था, मगर अम्मा अपने कमरे में थी। मैं जब कमरे में आई तो अम्मा ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर मेकअप भी किया हुआ था। अम्मा, आप कहीं जा रही हो? मैं तो हैरान रह गई थी। जिंदगी में पहली बार अम्मा को इतना मेकअप किए हुए तैयार शयार देखा था। अम्मा मुझे देखकर मुस्कुराई थी, मगर उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर उदासी थी। मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगी, तुम दादी की हर बात मानना, उनके साथ कभी बदतमीजी मत करना, कभी उन्हें शिकायत का मौका मत देना। तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती है, मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात का मान रखोगी। उनकी बात पर मैं उन्हें देखने लगी थी। अम्मा, आप कहीं जा रही है? तभी तो आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मेकअप किया हुआ है। मुझे भी आपके साथ ही जाना है। मगर अम्मा ने सख्ती से अपने आंसुओं को रगड़ा। फिर मुझे कहने लगी, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुमने यहीं पर रहना है अपनी दादी के पास। मगर अम्मा, दादी तो बहुत गुस्से वाली है, वो तो मुझे डांटती है, वो तो मुझे मारेंगी। मैं आपके साथ ही जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी, मैं अकेली नहीं रहूंगी। मगर अम्मा मेरी एक भी सुने बगैर कमरे से निकलकर बाहर चली गई थी। मुझे खाना खिलाने के बाद उन्होंने बिस्तर पर सुला दिया था। मैं उनका हाथ पकड़कर सो गई थी ताकि वो मुझे कहीं छोड़ कर ना जाए, मगर वो फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था, अम्मा कहीं भी नहीं थी। सामने कमरे में जो वाहिद शीशा था उस पर मेकअप का कुछ सामान पड़ा हुआ था। मेकअप का सामान अपने सामने देखकर तो मैं पुरजोश हो गई थी। एक पल के लिए अम्मा का ख्याल मेरे जहन से निकल गया था। मैंने भी बक्से से अपने नए कपड़े निकाले और चेहरे पर मेकअप भी कर लिया था। अम्मा मेकअप का सामान मुझसे छुपा कर रखती थी ताकि मैं उसे ख़राब ना कर दूँ। उस वक्त भी मैंने अपने चेहरे को मेकअप से रंग लिया था। आईने में देखा तो मुझे अपना आप अच्छा लगने लगा था।
पहली बार ही मैंने जिंदगी में इतना हार सिंगार किया था। तभी मेरा वो दोस्त कमरे में दाखिल हुआ। आज उसकी आंखों में भी उदासी थी, मगर मुझे देखकर वो मुस्कुरा दिया। तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो मारिया। उसकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गई थी। कहने लगा, मगर ये कपड़े तो तुम अभी उतार दो और मुंह भी धो लो। इतना मेकअप नहीं करते, तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। वो जैसे किसी बड़े कैसे अंदाज में मुझे समझाते हुए बोला तो मुझे हंसी आ गई। तब मैंने उसे कहा, मैं बड़ी होकर तुमसे शादी करूंगी। जब मैं 18 साल की होंगी तब मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी और ऐसा ही मेकअप करूंगी। मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा था। कहने लगा कि तब की तब देखी जाएगी, मगर क्या अभी से उस दिन के लिए तुम तैयार होकर बैठ जाओगी? अभी तुम 18 साल की नहीं हुई, बल्कि 10 साल की छोटी बच्ची हो। अब जल्दी से कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हें बुला रही हैं। उसकी बात पर तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरे दोस्त को मेरे अलावा घर में कोई भी नहीं बुलाता था। वो सिर्फ मेरे साथ खेलता था। मुझे लगता था कि शायद वो भी किसी को अच्छा नहीं लगता। दादी भी उससे नफरत करती है और अम्मा भी तो उसे नज़रअंदाज कर दिया करती थी। जब भी मुझे कुछ खाने को देती तो मैं अम्मा से कहती कि अम्मा मेरा दोस्त भी यहीं पे मौजूद है, वो क्या सोचेगा कि मेरी माँ मुझे तो खाना दे रही है मगर उसे नहीं। अम्मा हैरत से इधर उधर देखने लगती। कहाँ है तुम्हारा दोस्त, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। मैं अम्मा से नाराज़ हो जाती। मेरा दोस्त मुझे मुस्कुरा कर कहता कि अपनी अम्मा से तुम्हें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं देख पा रही, इसीलिए तो उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया। मैं तुम्हारे साथ खाना खा लूँगा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तो क्या तुम मुझे अपना खाना नहीं खिलाओगी? और मैं हंसी खुशी उसे अपने खाने में शरीक कर लिया करती थी। जब मैं नीचे आई तो दादी मेरी अम्मा को कोसने दिए जा रही थी। मैं दादी के पास जाकर बैठ गई। चाचियाँ कहने लगी, खुद तो वो यहाँ से चली गई है, मगर ये मुसीबत हमारे सर पर छोड़ गई है। अब हम घर के काम काज करें, इसके नखरे उठाएं, क्या करें? हमसे नहीं होती ये नाज बर्दारियाँ। मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। अम्मा को ढूंढा मगर वो कहीं भी नहीं थी। चच्ची गुस्से से कहने लगी, तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी। अच्छा था कि तुम्हें भी साथ ले जाती। मैं नहीं जानती थी कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने जा रही है। मेरा स्कूल छुड़वा दिया गया था, मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी, क्योंकि मुझे तो पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। कभी बगैर यूनिफॉर्म इस तरीके मुझे स्कूल जाना पड़ता, तो कभी किसी किताब की गैर मौजूदगी की वजह से। अम्मा तो थी नहीं जो मेरी सारी चीज़ों का ख्याल रखती। अब दादी और चाचियों के कहने की वजह से मैं पढ़ाई से महरूम होने जा रही थी। दादी तो हाथ उठाकर मुझे साफ साफ कह देती, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से तुम्हारी ये फरमाइशें पूरी करूं? जबकि चाचियाँ भी ये बात सुनते ही हत्थे से उखड़ जाती। शुक्र करो कि हमने तुम्हें घर में रखा हुआ है, तुम्हें खाना खाने को मिल रहा है। हमारे पास तुम्हारे फालतू चोंचलों के पैसे नहीं है, किताबें नहीं हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, तो मत जाओ स्कूल। और यूँ मैं कभी किसी एक दोस्त से, कभी किसी दूसरी दोस्त से किताब लेकर सबक याद कर लिया करती थी। फिर जब कभी मेरी कॉपियाँ ख़त्म हो जाती तो तब तो मुझे स्कूल में मार भी पड़ती थी। सारा दिन उस्तानिया मुझे क्लासरूम से बाहर खड़ा करती थी। ऐसे में मैं रोती रह जाती। 2-3 बार मेरे दोस्त ने मुझे कॉपियाँ और किताबें ला कर दी, एक नया यूनिफॉर्म भी ला कर दिया था। उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे टीचर ने कहा था कि अगर कल तुम कॉपियाँ और किताबें लेकर नहीं आई तो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और मैं ये सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। मैंने शुक्र किया था कि ये चीज़ें मुझे मिल गई हैं। घर में सब लोग ही मेरे पास नया यूनिफॉर्म देखकर हैरान हो गए थे। दादी कहने लगी, कहाँ से लेकर आई हो, कहीं से चुराया तो नहीं है? दादी की बात पर मुझे बहुत बुरा लगा था। दादी, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे चोरी की आदत नहीं है। मेरे कज़न्स ने भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। अरे ये तो चोरियाँ चकारियाँ भी करने लगी है, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। पता नहीं किसका यूनिफॉर्म ले उड़ी है, और इसके पास नई किताबें और कॉपियाँ कहाँ से आईं? वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं सबकी बातों को नज़रअंदाज कर रही थी। मैं सबसे छुप कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी और रोते हुए अपने नसीबों को कोसने लगती थी। ऐसे में मेरा दोस्त ही था जो मेरे पास आता था, मेरा ख्याल रखता था, मेरे साथ बातें करता था, या उसके अलावा मुझे दादी का आसरा था। वो गुस्सा करती थी, मारती भी थी, मगर फिर अपनी आहोश में समेट लेती थी। मुझे कहती थी कि रात को तुम अकेले कमरे में कैसे रहोगी, तुम्हें डर लगेगा। तुम्हारी माँ तो है नहीं, वो तो दूसरा ब्याह रचा चुकी है।
अब तुम अकेली हो, तुम्हें उस कमरे में नहीं रहना चाहिए, बल्कि तुम मेरे साथ सोया करो। तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उस कमरे में मुझे अपनी माँ की खुशबू महसूस होती थी और मेरा दोस्त भी तो वहाँ पर मौजूद होता था, जो मुझसे उम्र में कई साल बड़ा था। वो मेरी हौसला अफजाई करता था और मेरे लिए तरह तरह की चीज़ें लेकर आता था। उसी के आसरे पर ही तो मैं अपनी तालीम जारी रखे हुए थी। कभी चाचियाँ मुझे स्कूल की फ़ीस देने से साफ इनकार कर देती। मैं अपने दिल में कुछ और ही महसूस करने लगी थी। ज्यों ज्यों मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरी समझ बूझ में भी इजाफा हो रहा था और मैं सबके रवैयों पर अब खलने भी लगी थी। अगर मेरा बाप मेरी पैदाइश के फ़ौरन बाद मर गया था, तो उससे ये कहाँ साबित होता था कि मैं मनहूस या सब्ज़ कदम हूँ, जो दुनिया में आते ही अपने बाप को खा गई। और अगर मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए दूसरी शादी कर ली, तो इसमें मेरा क्या कसूर कि सब लोग मेरे साथ इस कदर नफरत आमेज़ रवैया रखे हुए थे। उस दिन दादी सहन में चल रही थी। चलते चलते न जाने कैसे वो ज़मीन पर गिर गई। उनकी टांग की हड्डी टूट गई थी और अब वो बिस्तर की होकर रह गई थी। उसी दिन चाचियों ने अपने दोनों हाथ साफ उठा लिए। कहने लगी, हम अपने बच्चों को संभालें, घर के काम काज करें या आपकी देखभाल करें, हमसे नहीं होती आपकी देखभाल। अब या तो अपने बेटों को कहकर किसी मुलाजमा का बंदोबस्त कर ले या फिर अपनी इस पोती को कहे। वैसे भी ये किसी काम की नहीं है। अच्छा है इस तरह से आपकी खिदमत भी करेगी तो इससे सवाब भी होगा, वरना हमें तो लगता है कि ये अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलेगी और किसी दिन अपनी मर्जी से किसी का भी हाथ पकड़कर उसके साथ ब्याह रचाकर यहाँ से चली जाएगी। उनकी बातें सुनकर मैं हमेशा नए सिरे से तकलीफ महसूस करती थी। दादी कहती कि तुम उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो, वो दिल की बुरी नहीं है, बस सोचती समझती नहीं है कि उनके अल्फाज से अगले की दिल आज़ारी हो रही है। जो मुंह में आता है बोलती जाती है। और मैं दुख से दादी को देखती रह जाती थी। अब जब वो माजूर हुई थी, मोहताज हो गई थी, तो उन्हें भी मेरी कदर आ गई थी। वो मेरे साथ मोहब्बत से पेश आने लगी थी, क्योंकि वो जान गई थी कि मेरे अलावा इस घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। तभी उनके रवैये में भी वाज़ेह फ़र्क आया था। आज से कुछ दिन पहले तक तो वो भी उसी तरह से ही करती थी। अपनी उन दोनों बहुओं की बातों में आकर वो मेरे साथ बुरा सलूक करती थी। वो खुद भी तो मुझे मेरी माँ के ताने देती थी, मगर अब इस मोहताजी ने उनके इरादों को और उनकी सोच को बदल दिया था। मगर इसमें मेरा ये नुकसान हुआ था कि मेरा स्कूल छूट गया था। अब एक एक करके घर की जिम्मेदारियां भी तो मुझ पर आन पड़ी थी। पहले बड़ी चिच्ची ने मुझ पर नाश्ते की जिम्मेदारी डाली। कहने लगी, अब तो तुम्हारा स्कूल जाना नहीं होता, घर में ही होती हो तो कुछ मेरा हाथ ही बटा दिया करो। नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी बड़ी चाची की थी, जो मैं ना चाहते हुए भी नाश्ता बनाने में उनकी मदद करने लगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी गईं। नाश्ते से लेकर खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाइयाँ सुथराइयाँ, साथ दादी की देखभाल। शाम को जब मैं अपने कमरे में जाती तो मेरा जिस्म दर्द और अजियत से टूटता हुआ महसूस होता था। दादी मुझे कहती थी कि तुम मेरे साथ ही रुका करो। जवान जहान लड़की अकेले कमरे में सोए, यह बात कुछ मुनासिब नहीं है। मगर मैं अपने कमरे में आकर ही सुकून महसूस करती थी। सारा दिन जो मैं अजियत भरे रवैयों को सहती थी, उन सब पे मरहम कमरे में आकर ही मिलता था। काफ़ी सारे दिन गुजर गए थे। शाहजहां न जाने कहाँ गायब था। कभी कभी वो ऐसा ही हो जाता था, पुरअसरार सा था, अचानक से गायब हो जाता और कई कई दिन तक नज़र नहीं आता था। मैं उसका इंतज़ार करती रहती, उसके लिए बोलाई बोलाई सी फिरती रहती थी। गो के मुझे महसूस होने लगा था कि शाहजहां आम इंसानों की तरह नहीं है। बचपन में तो मैंने इस बात को इतना संजीदगी से नहीं लिया था, मगर अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर वो मेरे अलावा किसी और को नज़र क्यों नहीं आता। मेरी माँ, दादी, चाचियाँ, सब कज़न्स, जबकि सबके सामने ही वो घर में मौजूद होता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब लोग एक ही वक्त में उसे नज़रअंदाज करें? यकीनन उसके पास कोई ऐसी ताकत थी कि वो सिर्फ मुझे नज़र आता था। और अब जब कभी वो मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं उस घर में आता हूँ, अपने सारे काम छोड़कर, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर जैसे मैं तपते सहरा से किसी जन्नत में आ जाती थी। मेरे जलते हुए दिल पर ठंडे पानी की सी फुहार पड़ने लगती थी और मैं खुशियों के डोले में झूलने लगती थी, अपने ख्वाबों में खो जाती। और सुबह में जब उठती तो वह बिल्कुल ताज़ा दम हो जाती थी। एक बार मैंने शाहजहां से उसके बारे में पूछा,
तुम कौन हो और अचानक से कहाँ गायब हो जाते हो? मगर उसने मेरी इस बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। हमेशा गोल मोल सा जवाब देकर मुझे टाल देता था। कहता था कि वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, मैं तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में बता दूंगा, मगर अभी नहीं, अभी उस हकीकत को जानने का वक्त नहीं आया। और मैं उसकी इतनी सी बात सुनकर उलझ जाया करती थी। अब मैं 17 साल की हो गई थी और अब तो चाचियाँ मुझे देखकर परेशान रहने लगी थी। इस लड़की ने तो रंगों रूप और कद काट खूब निकाला है, बहुत खूबसूरत है। और देखो हमारी बेटियाँ अपना इतना ख्याल भी रखती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, मगर उनकी खूबसूरती मारिया के सामने मांद पड़ जाती है। मुझे लगता है कि ये हमारे लड़कों को बिगाड़ देगी और हमारी बेटियों के लिए आने वाले अच्छे रिश्तों को भी ले उड़ेगी। हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। जबकि मैं ना तो अपने चेहरे को संवारती थी और ना ही मैं अपने बालों का ख्याल रखती थी, मगर इसके बावजूद भी मेरी जल्द नरम मुलायम साफ शफाफ थी। बाल भी घुंघरियाले लंबे और पाँव को छूते हुए थे। तो ये सब देख देख कर चाचियों को गुस्सा आता रहता था। वो मेरा अपनी बेटियों से तकाबुल करती थी और फिर मुझे ही गुस्से से घूरने लगती थी। मैं फिर अपने आप में ही सिमट कर रह जाती थी। आज इतने दिनों बाद जब मैंने शाहजहां को देखा तो खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये सब देखकर वो बेताब हो गया। फौरन से मेरे आंसू पोंछते हुए कहने लगा, क्या बात है, क्यों तुम इतनी उदास हो, क्यों रो रही हो, आखिर क्या हुआ है? मैंने रोते हुए उससे कहा, तुम नहीं जानते तुम्हारी गैर मौजूदगी में इस घर में मेरे साथ क्या सुलूक हो रहा है। मेरी चाचियाँ मुझे बात बात पर बेइज्जत करती हैं। कल तो उन्होंने हद ही कर दी। कल मेरी बड़ी चाची ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारे, मेरे बाल खींचे। ये बात सुनकर उसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से भींच गई थी। क्यों किया तुम्हारी चाची ने ऐसा? क्या तुमने कोई गलती की थी, उनके साथ कोई बदतमीज़ी की थी जो उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है? मैंने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मैं नहीं जानती थी कि साहिबा बाजी को देखने के लिए कुछ लोगों ने आना है। मुझे चच्ची ने इस बात की ताकीद तो की थी कि मैं ड्राइंग रूम की तरफ ना आऊँ, वहाँ पर कुछ मेहमान हैं, और ये कि मैं खाना भी बहुत अच्छे से बनाऊँ। जब मैं चाय बना चुकी तो मैंने चच्ची को और साहिबा बाजी को आवाज़ें दी, मगर उन्होंने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। और तुम तो जानते हो, अगर मैं वक्त पर चाय लेकर ड्राइंग रूम में ना जाती तो इस बात पर भी मुझे डांट पड़ती कि मुझे आए गए का ख्याल नहीं है। यही सोचकर मैं चाय खुद ही लेकर ड्राइंग रूम में चली गई थी। और इसके बाद न जाने क्या हुआ कि चच्ची ने मुझे बहुत मारा। दरअसल वो लोग जो साहिबा बाजी को देखने के लिए आए थे, उन लोगों ने शायद तुम्हें पसंद कर लिया। शाहजहां की बात पर मैंने लाइल्मी का इजहार किया। मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ, मगर मेरा जिस्म कल से बहुत दर्द कर रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। कहने लगा, जहाँ पर तुमने इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा सा और सब्र कर लो। थोड़े ही दिनों की बात है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊँगा जब तुम 18 साल की हो जाओगी। अभी तो तुम्हें 18 साल का होने में 2 महीने बाकी है। 2 महीने के बाद तुम्हारी इन सब रिश्तेदारों से और इन सब चीज़ों से जान छूट जाएगी। मैं इस दुनिया से बहुत दूर तुम्हें लेकर जाऊँगा, जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी। और मैं उसके दिखाए गए सुनहरी ख्वाबों में खोकर रह जाती थी। उन दिनों दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। उन्हें ठंड लग गई थी। ठंड से उनका जिस्म दर्द करने लगता था। उन्हें शुरू से ही जोड़ों की तकलीफ़ की शिकायत थी और अब बढ़ती उम्र के साथ उनकी तकलीफ़ की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। और फिर अब मैंने रात को दादी के पास ही रुकना शुरू कर दिया था। गो कि मुझे अपने कमरे के बगैर नींद नहीं आती थी, मगर क्या करती, दादी जैसी भी थी। मेरा तो उनके साथ खून का रिश्ता था और मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी। कैसे मैं उनकी बेबसी का तमाशा देख सकती थी? रात को जब भी उन्हें दवा की या किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो मुझे आवाज़ें देने लगती। पास होने की वजह से मैं फ़ौरन से उनके पास पहुंच जाती थी। दादी की हिदायत पर मैं दरवाजे को हमेशा अंदर से बंद करके ही सोती थी। ज़रा सा दरवाज़ा खुल जाता तो ठंडी हवा के झोंकों की वजह से वो बेचैन होने लगती थी और मैं इस बात पर हैरान होती थी कि बंद दरवाजे में भी शाहजहां कैसे दाखिल हो सकता था। वो मेरे पास आ जाता था और कितनी देर तक वो मेरे साथ बातें करता रहता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 3 दिन तक वो वहाँ से गायब रहता था। उसकी गैर मौजूदगी की वजह से मैं बोलाई सी पूरे घर में फिरती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई कीमती चीज़ मुझसे खो गई है।
मैं अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ कहीं रखकर भूल गई हूँ। उस दिन दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनकी सांसें उखड़ने लगी थी, दम रुकने लगा था। दादी की जब ये हालत देखी तो मैं खुद भी पूरी तरह से घबरा गई थी। आज से पहले उनकी ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। मैं भागती हुई अपनी चच्ची के कमरे में गई तो उन्होंने मुझे डांट टपट कर भगा दिया। सोने दो लड़की, तुम तो आधी रात को तंग करने के लिए आ गई हो। सारा दिन झमेले ख़त्म नहीं होते और रात को भी इस घर में सुकून नहीं है। छोटी चच्ची बड़बड़ाने लगी थी। अब जब मैं बड़ी चच्ची के कमरे में गई तो उनका जवाब भी कुछ ऐसा ही था। अब मैं बौखलाए हुए अंदाज में जब वापस आई तो ये देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि दादी की रूह ने उनका साथ छोड़ दिया था। उनकी आंखें खुली हुई थीं और जिस्म साकित पड़ा हुआ था। मैंने उनकी खुली हुई आंखों को बंद किया। अब एक बार फिर जब मैं बड़ी चच्ची के कमरे की तरफ गई तो अब की बार उन्होंने धार से दरवाज़ा खोल दिया और गुस्से में मुझ पर पल पड़ी। क्या तुमने तमाशा बनाया हुआ है? तुम्हें ज़रा भी तो ये ख्याल नहीं है कि आधी रात को सबको तंग कर रही हो? उन्होंने मेरे बाल अपनी गिरफ्त में ले लिए। मैंने बहुत मुश्किल से अपने बालों को उनकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और रोते हुए बताया कि दादी का इंतकाल हो गया है। तब वो भी हैरान हो गई और फिर उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि दादी सबको छोड़कर चली गई। उनकी मौत के बाद मैं बिल्कुल जैसे इस घर में एक अनचाहा वजूद बनकर रह गई थी। इससे पहले तो सब दादी की वजह से मुझे बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि दादी की बीमारी की वजह से उन्होंने अपना सारा बोझ मुझ पर डाला हुआ था। घर के काम तो अभी भी मेरे ही जिम्मे थे। इसके बावजूद भी चच्चियों को मेरा वजूद खलने लगा था। सारा दिन गधों की तरह काम करती रहती और तब भी किसी के चेहरे की जाविये दुरुस्त नहीं होते थे, बल्कि ज़रा ज़रा सी बात पर वो मुझे बेइज्जत कर दिया करती थी। मेरा वजूद उन्हें खटकने लगा था, क्योंकि अब वो लोग चाहती थीं कि वो अपनी बेटियों की शादी कर दें। न जाने क्यों मैं उन्हें अपने राह की सबसे बड़ी रुकावट नजर आने लगी थी। मेरे 18 साल का होने में चंद महीने ही बाकी थे। मैं भी इसी इंतज़ार में थी कि कब मैं 18 साल की होती हूँ और कब शाहजहान मुझसे शादी करता है। मैं उससे, उसके माँ बाप से, उसके घर वालों से सबसे मिलना चाहती थी, सबके बारे में जानना चाहती थी। क्या वो सब लोग भी ऐसे ही हैं? मैंने बाकी की ज़िंदगी तो उन्हीं लोगों के साथ गुजारनी थी ना। तभी मेरे दिल में उन लोगों के लिए तजस्सुस भी मौजूद था। कभी कभी मेरा दिल ये सोचकर सहम जाता था कि हो सकता है कि शाहजहान भी मुझे छोड़ दे। हो सकता है कि वो किसी और से शादी कर ले, क्योंकि वो तो बहुत हैंडसम था, अमीर कबीर भी था। उसे तो लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। फिर मुझ जैसी गरीब यतीम लड़की से वो क्यों कर शादी करता? कभी कभी मैं ये सब सोच सोच कर रोने लगती थी, पर तब मेरी चाची मुझे धमूका रसीद कर देती। तुमने क्या घर में नहूसत फैला रखी है? अगर इतना ही यहाँ पर रहने से तुम्हारा जी घबराने लगा है तो तुम अपनी माँ के पास चली जाओ ना। अपनी माँ से कहो कि वो तुम्हें अपने पास रख ले। हमारी भी तुमसे जान छूट जाएगी। गज़ब खुदा का, सारी जिंदगी हमने इसे पाला पोसा और अब शादी भी हम लोग ही करें। कितना खर्चा आएगा इसकी शादी पर? कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए ना जो जहेज ना ले, जिन्हें किसी चीज़ का लालच ना हो, तो हम इसे उन्हीं के साथ रुखसत करते। दोनों चच्चियाँ आपस में बात करते हुए बोली। फिर बड़ी चच्ची मेरी तरफ रुख मोड़ कर कहती है, जब तुम्हारी एक बार शादी हो जाएगी तो अपनी मनहूस शक्ल लेकर दोबारा इस घर में मत आना, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उनकी नफरत देखकर मैं रोने लगती थी। उस दिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा आया था जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। उस दिन मैं बहुत रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, मगर किसी ने मेरी बेगुनाही पर यकीन नहीं किया था। उस दिन मैं जब अपने कमरे में ही थी, काफ़ी देर तक मैं शाहजहान का इंतज़ार करती रही, मगर पिछले 2 दिन की तरह आज भी वो गायब था। मेरा इंतज़ार ही रहा था। मुझे उस दुश्मन जान की झलक तक नज़र नहीं आई थी। तभी बाहर दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनाई थी। मैं फ़ौरन से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यकीनन शाहजहान आ गया है और मैं तो कितने दिन से उसका इंतज़ार कर रही थी, मगर एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा कि वो तो बंद दरवाजे में से भी कमरे में दाखिल हो जाता था। और आज ऐसा क्या हुआ कि वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? दूसरी बार जब दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो मैं एक भी पल की देर किए बगैर दरवाज़ा खोल चुकी थी। जब बाहर आई तो सामने मैंने अपने कज़न अजमल को देखा था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। क्या बात है अजमल भाई, आप आधी रात को यहाँ पर? क्या कोई काम था मुझसे? मगर वो मुझे एक तरफ धक्का देकर घर में दाखिल हो गया था। साइड पर होकर अब वो दरवाज़ा बंद करने लगा था, जिसे देखकर मैं घबरा गई थी।
मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। क्या बात है अकमल भाई, आप मुझे बताएं कि आपको मुझसे क्या काम है। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा सख्त हो गया था और वो मुझे गुस्से से घूरते हुए कहने लगा, खामोशी से मेरी बात मानो, अगर शोर मचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो क्या कहना चाह रहा था, उसका अंदाज देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। मेरी गर्दन ना में हिलने लगी थी। मैं आपके घर की इज्जत हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अजमल भाई। आप मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं। अब की बार वो जोर से हंस पड़ा। फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस सब का तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब मैं बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी। मैंने उसे एक तरफ धक्का दिया, फिर मुश्किल से जान बचाते हुए कमरे से बाहर निकली। अब मैं सहन में आकर जोर जोर से रोने लगी थी, शोर मचाने लगी थी। सब कमरों के दरवाजे खुल गए थे। सब लोग बाहर आकर जमा हो गए। क्या हो गया मारिया, ये क्या ड्रामा है? आधी रात को तुमने क्यों हमारा सुकून बर्बाद किया? इस लड़की ने तो जिंदगी अजीरन करके रखती है। अपने ही घर में भी सुकून से नहीं रह सकते। दोनों चाचियां ही बहुत गुस्से में थी और मैं आंखों में बेबसी लिए उन्हें देखने लगी। अजमल भाई ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। वो आधी रात को मेरे कमरे में आ गए थे और मुझे गलत काम पर उकसाने लगे। मैंने रोते हुए ये बात कही तो बड़ी चची, जो कि अजमल की वालदा थी, उन्होंने मुझे गुस्से से देखा। बकवास बंद करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरे मासूम बेटे पर इल्ज़ाम लगाते हुए। मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। यकीनन तुमने ही कुछ गलत किया होगा, तुमने मेरे बेटे को वर्गलाया होगा। मगर अब अजमल भाई अपने कमरे से यूं निकल कर बाहर आए जैसे वो इस बारे में कुछ जानते ही ना हो। क्या बात है, आधी रात को शोर मचाया हुआ है। वो जमाइयाँ लेते हुए साफ नजर आ रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे का रंग बदला हुआ था और आंखों के तासुरात भी अजीब से थे। मगर वहाँ पर इस सब को नोट करने वाला कोई भी नहीं था। तभी छोटी चची कहने लगी, आज इसने आपके बेटे पर इल्ज़ाम लगाया है, इसे बुरा भला बोला है। कल को ये किसी और पर भी इल्ज़ाम लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ऐसी लड़की एतबार के काबिल नहीं है, इसे घर से बाहर निकाल दो। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। ऐसा तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे यूं घर से बेघर होना पड़ेगा। ये लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं रोते हुए कहने लगी, मुझ पर रहम करे, मैं आधी रात को कहाँ जाऊंगी? मैं जवान जहान लड़की हूँ, ऐसे मुझे घर से बाहर मत निकाले। मगर उन्होंने एक भी सुने बगैर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं उन्हें रोते हुए कहने लगी कि ये मेरे बाप का घर है, इसमें मेरा भी हक बनता है। और इस बात ने तो गोया जल्दी पे तेल का काम किया था। बड़ी आई इस घर में हिस्सेदार, निकलो यहाँ से। सारी जिंदगी तुम्हें खिलाया पिलाया, और क्या ये हमारा एहसान कम है? जाओ यहाँ से, जहाँ मर्जी है जाओ। हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद हम तुम्हें यहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यूं मैं रोते धोते वहाँ से आ गई थी। बाहर अंधेरे ने मेरा इस्तकबाल किया था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उन लोगों को ज़रा भी मुझ पर तरस नहीं आया, रहम नहीं आया। मैं माँ बाप के बगैर बिन माँ बाप की बच्ची थी। यतीम के साथ तो नरमी का हुक्म दिया गया है, मगर ये लोग, इनके लिए तो मैं शायद किसी बोझ की मानिंद थी। और फिर मैं घर के बाहर ही बैठ गई। कहाँ जाती यहाँ से आगे जाने की तो मुझ में हिम्मत थी ही नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे ये स्याह अंधेरा मुझे खा जाएगा, और शायद मेरी आने वाली ज़िंदगी भी इस अंधेरे की ही नज़र होने वाली थी। इस दौरान भी बार बार अगर मुझे किसी का ख्याल था तो वो शाहजहां की ज़ात थी, जो मुझे इस स्याह अंधेरे से बचा सकता था। लेकिन अगर उसने भी मुझ पर यकीन नहीं किया तो मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ था, किस हाल में था, कहाँ रहता था। रात यूं ही बीतती जा रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। फजर का वक्त था, इधर अजानें हो रही थी। मुअज्जिन लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा था। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। बेसाहिबानी का एहसास था जो मुझे अंदर से खाए जा रहा था। कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये लोग तो बहुत संगदिल थे। दोनों चाचुओं ने भी आंखें माथे पर रख ली थी। उन्होंने एक बार भी अपनी बीवियों से ये नहीं कहा कि हमारी भतीजी है, हमारे भाई का खून है, हम तुम्हें उसके साथ गलत सलूक करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मैं रो रही थी जब मेरे सर पर वो मेहरबान हाथ आकर रुका था। सर उठाकर देखा तो वो एक बुजुर्ग थे। चेहरा नूरानी था। कहने लगे, बेटी इस तरह से मत रो,
तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रही हैं। मैं उन्हें देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। बाबा, आप कौन है? वो मुस्कुराकर कहने लगे, मैं अल्लाह का भेजा गया एक गुनहगार सा बंदा हूँ जो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम आओ मेरे साथ मेरे घर पर। मैं तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा मेरी बच्ची। मैं खामोशी से उनके पीछे चल पड़ी थी। मैंने एक बार भी उनसे कोई सवाल नहीं किया था। न जाने क्यों मेरा दिल अब मुतमईन हो गया था। दिल में सुकून का एहसास बढ़ गया था। ऐसे लग रहा था कि मुझे जैसे इसी साए, इसी मेहरबान हाथ की ही तलाश थी। जो अपनायत मुझे इस इंसान से मिली थी, आज तक मैंने ऐसी अपनायत अपनी माँ के अलावा किसी और लम्स में महसूस नहीं की थी। मैं उनके पीछे चल पड़ी थी। वो शहर की हदूद से काफ़ी आगे निकल कर आ गए थे। उनका रुख कब्रिस्तान की तरफ था। उमूमन मैं कब्रिस्तान जाते हुए खौफज़दा हो जाती थी और इस वक्त तो कब्रिस्तान में जाना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मगर वो जो बुज़ुर्ग थे, उनकी मैयत में चलते हुए मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी अपने करीबी के साथ आ गई हूँ। वो मुझे लेकर फिर जंगल में बनी हुई एक झोंपड़ी में आ गए थे। झोंपड़ी में बहुत से दिए रोशन थे जिन्होंने पूरी झोंपड़ी को मुनव्वर किया हुआ था। वो मुझे कहने लगे, तुम्हारा कुछ खाने को दिल चाह रहा है? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर वो कहने लगे कि तुम यहाँ पर आराम करो, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। यहाँ करीब एक छोटी सी मस्जिद है जो मैंने बनाई हुई है, मैं वहीं पर नमाज़ पढ़ता हूँ। अब तुम कोई भी फिक्र मत करो, यहाँ पर तुम बिल्कुल खैरियत से रहोगी। यहाँ पर तुम्हें किसी से कोई ख़तरा नहीं है। तुम्हारी सारी ज़रूरतें मैं खुद पूरी करूँगा और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब तो तुम मेरे पास किसी की अमानत हो। ये बात उन्होंने मुस्कुराते हुए कही थी। उस वक्त मेरा जहन नींद से बोझल हो रहा था। मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया। मैं बिल आखिर सो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। झोंपड़ी से बाहर निकल कर आई तो वो एक जगह पर बैठे छोटी छोटी लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। मुझे देखकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतज़ाम कर रहा था। तब मैंने उनसे कह दिया कि अब मैं खाना मैं बनाऊंगी और आपको भी मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। मुझे उनके साथ बहुत अपनायत का एहसास हो रहा था। फिर वो मेरे पास बकरे की एक रान लेकर आए। कहने लगे, इस रान को आग के ऊपर भूनो। मैं हैरान ही रह गई। जंगल में बकरे की रान कहाँ से आई, जबकि वो तो यहाँ से बाहर कहीं जाते भी नहीं थे। उनसे यह सवाल पूछा तो वो हंस पड़े। कहने लगे, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें हैरान कर देंगी। और वाकई उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। दिन ब दिन हर बात मुझे हैरान ही कर रही थी। बाबा जी जंगल से बाहर कहीं जाते नहीं थे। सारा दिन वो झोंपड़ी के करीब बनी हुई एक छोटी सी मस्जिद में इबादत करते रहते थे और खाना खाने के लिए ही झोंपड़ी के अंदर आते थे। उनका रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं था, मगर इसके बावजूद भी वो बेहतरीन खाना खाते और मुझे भी खिलाते। फिर एक दिन तो उन्होंने मेरे हाथ में कुछ सामान ला कर दिया था। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि उसने मेरे इस्तेमाल के कपड़े और दीगर अशिया थी और सब एक से बढ़कर एक थी। ये आपके पास ये सब कहाँ से आया? आप तो कहीं गए भी नहीं। तो फिर वो कहने लगे, लड़की तुम सवाल बहुत पूछती हो, सवाल मत पूछा करो। फिर मैंने उनमें से एक जोड़ा निकाल कर पहना। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। नमाज की पाबंदी तो मैं पहले भी करती थी, मगर अब तो मैं और भी ज़्यादा अपने रब के करीब हो गई थी। हर वक्त मैं भी अल्लाह से दुआ में मसरूफ़ रहती थी, हर वक्त बावुज़ू रहती थी, जबकि वो मुझे देखकर मुस्कुरा देते, कहते कि तुम बहुत नेक हो, बहुत अच्छी बच्ची हो। अल्लाह ने चाहा तो वो तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजेगा, तुम्हें ऐसी ऐसी नेमतें देगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी गुमान नहीं की होंगी। मैं ज़ेरे लब उनकी दुआओं पर आमीन कह देती थी। काफ़ी दिन बीत गए थे मुझे अपने घर से आए हुए। बार बार मेरा ख्याल उस तरफ जाता था कि जब घर में शाहजहां आ जाएगा और मुझे वहाँ से गैर मौजूद पाएगा, तब उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या मैं कभी उससे मिल सकूंगी? क्या मैं कभी जान पाऊंगी कि वो कहाँ है, कहाँ रहता है? मैं अक्सर उसके बारे में सोचते हुए खो जाती, तो कभी कभार मेरा दिल भी दुख से भर जाता था। ऐसे में बाबा जी मुझे बुलाकर अपने साथ बातों में मगन कर लिया करते थे और मैं वक्ती तौर पर इन सारी बातों को भूल जाती थी। और वो भी एक मामूल का ही दिन था। मैंने दोपहर का खाना बना लिया था। आज बाबा जी मेरे लिए बटेर लेकर आए थे। मुझे कहने लगे कि आज हमारा एक मेहमान आने वाला है और वो खाने में उम्दा चीज़ों को पसंद करता है। ये उसे सबसे ज़्यादा मरगूब है जो मैं लेकर आया हूँ।
तुमने इसे बहुत अच्छे से बनाना है ताकि मेरा मेहमान तुमसे खुश हो। ये बात उन्होंने मुस्कुराते हुए कही थी। मैंने फिर हमेशा की तरह खाना दिल लगाकर ही बनाया था। उसकी खुशबू बहुत मज़े की थी जो दूर दूर तक फैल रही थी। अब जब काफ़ी वक्त बीत गया तो मैंने सोचा कि अभी तो बाबा जी का मेहमान नहीं आया, बाबा जी को ही खाने के लिए बुला लेती हूँ। हो सकता है कि उनके मेहमान का आने का इरादा बदल गया हो। मैं जब मस्जिद में पहुंची तो अंदर से बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था, क्योंकि आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि शाहजहान की थी। वो इस वक्त यहाँ पर बाबा जी के साथ था। तो उन्हें कैसे जानता था? मैं बेइख्तियार अंदाज में मस्जिद की तरफ बढ़ी तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बाबा जान के साथ मैंने शाहजहान को देखा और वो दोनों ही मुझे देखकर मुस्कुरा दिए थे। बाबा जी मुझे कहने लगे, यही है मेरा मेहमान जिसका मैंने तुम्हारे साथ जिक्र किया था। तब मैंने धड़कते दिल के साथ उन्हें कहा, मैं खाना बना चुकी हूँ, आप लोग आ जाएं। मैं वापस आई तो बार बार यही सोच रही थी कि आखिर शाहजहान यहाँ तक कैसे पहुँचा और बाबा जी उसको कैसे जानते हैं। खाना खाने के बाद शाहजहान कहने लगा, बाबा जी अब मेरी अमानत मेरे हवाले कर दे। आज ही मैं उसके साथ निकाह करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये नेक काम आपकी सरपरस्ती में हो। बाकी तकरीबात तो मैं अपनी दुनिया में जाकर अच्छे से मुनक्किद करवा लूँगा, मगर इस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत है। फिर देखते ही देखते वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी आकर जमा हो गए थे। बाबा जी ने मुझे एक बड़ी सी चादर ओढ़ने के लिए दी थी। कहने लगे कि अपने आप को इस चादर में छुपा लो और इस चादर से घूंघट निकाल लो। फिर बाबा जान ने मेरा शाहजहान के साथ निकाह कह दिया था। इससे पहले बाबा जान ने मेरी मर्जी आकर पूछी। कहने लगे कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला, तुम्हारी रजामंदी के बगैर मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मुझे बताओ, क्या तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो या फिर किसी और इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? हमेशा इसी दुनिया में रहना चाहती हो या फिर दूसरी दुनिया में जाकर रहने का, अपनों से दूर रहने का तुम में हौसला है? उनकी बात सुनकर मैंने हैरत से सर उठाकर उन्हें देखा था। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तब वो कहने लगे, शायद अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें अब सच बता दिया जाए। सच ये है कि शाहजहान एक आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक जिनज़ादा है जो तुम्हारे बचपन से तुम्हारे साथ रह रहा है। बचपन से ही वो तुम्हें पसंद करता है। वो एक नेक और हमदर्द जिनज़ादा है जिसका मकसद दुखी लोगों की खिदमत करना और उनकी मदद करना है। जब उसने तुम्हें परेशान देखा, तुम्हें दुखों की हालत में देखा, तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी वो तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता था। मगर चूंकि वो जिनज़ादा है और उसकी अपनी दुनिया के भी काम है, तभी उसे वापस भी जाना पड़ता था और इंसानियत की खिदमत करने पर ही उसे इलाके का सरदार बनाने का फ़ैसला किया गया था। चूँकि उसने अपने फ़राइज़ को बहुत अच्छे से सरअंजाम दिया है, इसलिए अब वो अपने कबीले का सरदार भी बन गया है और अब उसके फैसले में रुकावट बनने वाला कोई भी नहीं है। अब वो तुम्हारे साथ निकाह करके तुम्हें अगर अपनी दुनिया में लेकर जाए तो तुम्हारी हिफाजत भी कर सकता है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि शाहजहान कौन है, बस मैं ये चाहती थी कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। मैंने बाबा जान को कह दिया कि जो भी है, मैं शाहजहान से ही शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। एक माँ थी जो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई। बाप तो रहा नहीं, बाकी जो रिश्तेदार हैं वो सिर्फ नाम के हैं। किसी ने मेरी परवाह तक नहीं की। मैं भी उन लोगों के बारे में अब सोचना नहीं चाहती। फिर मैं शाहजहान के साथ रुखसत होकर उसकी दुनिया में आ गई थी। इस दुनिया में आकर मुझे एहसास हुआ था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, रंगों नूर से सजी हुई। हर तरफ कह कहे थे, खुशियाँ थी और मैं भी तो बहुत खुश थी। जिसे मैंने बचपन से चाहा था उसे हासिल कर लिया था और वो भी मेरे संग बहुत खुश था। सुरखरू था वो। अब मैं अपनी इसी दुनिया में रहती हूँ शाहजहान के साथ। मैं खुश हूँ। इस दुनिया के लोग ही अब मेरे लिए अपने हैं और अब मेरा ना तो अपनी दुनिया की तरफ वापस जाने का दिल चाहता है, ना ही मुझे किसी की याद आती है। यूँ भी मेरी दुनिया में याद करने वाला कुछ भी नहीं है। कभी कभार माँ की याद आती है तो अपने दिल को बहला लेती हूँ, ये सोचकर कि माँ ने तो मुझे बचपन में खुद से दूर कर दिया था। अगर वो चाहती तो वो मेरी खबरगिरी कर सकती थी, मगर शायद वो भी इस खुदगर्ज दुनिया की तरह खुद पसंद हो गई थी जिसे सिर्फ अपनी खुशियाँ अजीज थी। शाहजहान ने मुझे बताया था कि मेरी माँ को उसके दूसरे शौहर ने सख्ती से मना किया था कि वो अपने पिछले शौहर की बेटी को वहाँ पर नहीं ला सकती।
उसकी सारी निशानियों को छोड़कर उसे अपनाना होगा और अपनी खुशियों के लिए उसे तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़ी थी। और तब मैं नम आंखों से मुस्कुरा देती थी। कई साल बीत गए हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमईन हूँ। मेरा कभी भी दिल नहीं चाहता कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊँ। यूँ भी वहाँ पर कोई भी नहीं था। कभी कभी खबरगिरी करने के लिए मैं अपनी माँ को देखने के लिए जाती थी और उसे खुश और मुतमईन देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरी माँ को एक बार भी कभी मेरा ख्याल नहीं आया था। एक बार भी उसने नहीं सोचा कि मैं अपनी बेटी को देख लूँ, वो किस हाल में है। चाचियाँ भी अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन थीं। उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। एक यतीम लड़की को घर से निकालकर सभी अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन थे। मैंने भी फिर उनकी खबर रखना छोड़ दिया था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।